तो चलिए फिर एक नए वीडियो में आप लोग के बीच हम लेकर आ चुके हैं मैथमेटिक्स का। ठीक है, मैथमेटिक्स का आप लोग का क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। तो जो भी विद्यार्थी लोग ठीक है मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2023 में देने वाला है, उनके लिए ये सभी वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जो कि मैथ में ही कमजोर होते हैं। ठीक है, मैथ में ही कमजोर होते हैं, इसलिए आप लोग के लिए हम मैथ का आप लोग का सॉल्यूशन सही, ठीक है, सॉल्यूशन सहित आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं, आप लोग को सब्जेक्टिव भी करवाएंगे। तो आप लोग इस चैनल पे बने रहिएगा, आप लोग को सारी कंटेंट, ठीक है, सारी कंटेंट इस चैनल पे आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो आप लोग जो भी विद्यार्थी लोग अगर गणित में कमजोर है तो, और जो उनका भी कमजोर है, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग को एक भी क्वेश्चन आप लोग का मैथ में नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग को बता दें कि मैथ का एग्जाम आप लोग को 14 फरवरी को, तो 14 फरवरी के जिनका भी फर्स्ट शिफ्ट हो या सेकंड शिफ्ट हो, सभी के लिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपके दोस्त को भी हेल्प हो सके मैथ में अगर वो वीक है तो। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मैथ का, जो कि तो चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है किसी वृत्त की परिधि, ठीक है, किसी वृत्त की परिधि आप लोग को दिया गया 462 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या होगी, क्या हो जाएगी इसकी त्रिज्या, बताइए। किसी वृत्त का जो परिधि है वो आपको दिया गया है 462, तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी। तो बताइए वृत्त का परिधि क्या होता है, आप लोग से हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि आप लोग मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जरूर याद कर लेंगे। ठीक है, तो वृत्त की परिधि क्या होता है, तो वृत्त की परिधि क्या होता है, तो वृत्त की परिधि 2πr होता है। ठीक है, 2πr होता है, तो 2πr होता है। देखिए आप लोग वृत्त का परिधि यहाँ पे दिया गया कितना, तो 462, ठीक है, 462 लिख दिए। और यहाँ पे देखिए आप लोग 2 और पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, और हम लोग को त्रिज्या निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग इधर कर देंगे इस साइड, तो कितना हो जाएगा, तो 7 को ऊपर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 46 × 7, और नीचे कितना हो जाएगा 22 दूने 44 = r, हम लोग को यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 46 × 7 कीजिएगा तो 322 हो जाएगा। ठीक है, 322 और डिवाइड हम लोग जब 7 से कर दें 44 से करेंगे तो कितना हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद आप लोग को यहाँ से आर का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आर का वैल्यू आप लोग को जितना आएगा, सॉरी यहाँ पे 462 है। ठीक है, 462, ठीक है, तो 462 × 7, ठीक है, तो 462 गुना 7 कीजिएगा तो ऊपर आ जाएगा आप लोग कितना आ जाएगा 3234। ठीक है, 3234 डिवाइड बाय हम लोग 44 करेंगे तो आर का वैल्यू निकल गया है, तो 3244 और डिवाइड हम लोग यहाँ पे कर देते हैं कितना, तो 44, तो हम लोग कितना आ जाएगा 73.5। ठीक है, आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो आर आ जाएगा 73.5 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 73.5 सेंटीमीटर। आप लोग इसी तरह का क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, तो आप लोग वहाँ बिल्कुल भी इस अभी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि हम आप लोग के बीच सोल्यूशन के साथ, ठीक है, आप लोग को रटवा नहीं रहे मैथ का क्वेश्चन, आप लोग को सॉल्यूशन के साथ करवा रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चन का। अगर ये 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, रैखिक समीकरण योग में आपको दिया गया x + 3y - 4 = 0 तथा 2x - 5y - 1 = 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, बताइए, अवरोधी होगा, विरोधी होगा या आश्रित होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो आप लोग इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा। तो करेक्ट आंसर सेकंड का क्या हो जाएगा, तो ये जो है अवरोधी हो जाएगा। ठीक है, अविरोधी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रेंगल एबीसी में, ठीक है, ट्रेंगल एबीसी में डी जो पैरेलल है बीसी के, ठीक है, ट्रेंगल को बना देंगे हम एबीसी, ठीक है, एबीसी, ठीक है, इसमें डी जो पैरेलल है वो बीसी के, ठीक है, और एडी जो पैरेलल है एबी के। ठीक है, इसमें एगो लाइन बना देते हैं। ठीक है, बीसी जो पैरेलल है किसका, डीई के, हम इसको डी बोल देते हैं। ठीक है, डीई के, तो एडी जो है 3, तो एडी ये क्या है, ये 3 है, और डीबी कितना है, ये 5 है, और ए कितना है, तो ए ये 4.8 है। तो ईसी का वैल्यू, इसका वैल्यू आप लोग से पूछा। ठीक है, तो इसका वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ईसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ईसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसी का वैल्यू आप लोग का जो आंसर आ जाएगा, तो आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो कितना 8 सेंटीमीटर एसी। ठीक है, इसका वैल्यू आप लोग पूछा एसी का, ठीक है, यहाँ पे ईसी का वैल्यू पूछा है, सॉरी ईसी का वैल्यू पूछा है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन कॉस थीटा के बराबर, बताइए कॉस थीटा के बराबर कौन इसमें। ठीक है, तो कॉस थीटा के बराबर, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, बताइए कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा 1 - sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा रूट में। ठीक है, तो इसका देखिए क्या फॉर्मूला बन गया कॉस थीटा का, अंडर रूट 1 - sin स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन में कहाँ है, तो ऑप्शन बी में देखिए दिख रहा होगा 1 - sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की उन्नयन कोण 60 है, तो मीनार की ऊंचाई आप लोग से पूछा। ठीक है, कोई एक जो
मीनार है, एक मीनार से 100 मीटर, ठीक है, ये कोई एक मीनार है, यहाँ से 100 मीटर कोई एक दूर बिंदु है, यहाँ से एक 60 मीटर का क्या बना, 60 डिग्री का क्या बनाना है, उन्नयन कोण बनाना है। तो इसका लंबाई इसका दे दीजिएगा छाया की लंबाई 100 मीटर, ठीक है। तो इसका ऊंचाई, ये ऊंचाई आप लोग से पूछा है, तो इसको हम लोग ए बी से ट्रायंगल मान लेते हैं ऊंचाई के लिए। तो देखिए हम लोग जानते हैं tan थीटा, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब क्या है ए बी और आधार क्या है बी सी। तो tan थीटा, tan कितना है, तो tan 60 डिग्री हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, tan 60 डिग्री। ए बी का वैल्यू नहीं मालूम, बी सी कितना है 100 है, ठीक है। tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, ठीक है, ये होता है √3 बाई 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा ए बी बाई 100, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कितना है, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ए बी का वैल्यू हम लोग, सॉरी डियर, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी सी का वैल्यू, ठीक है। बी सी का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 100√3, ठीक है। 100√3 मीटर आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई उसको कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए 5 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य आप लोग से पूछा गया। प्रथम 5 जो विषम संख्या का माध्य, तो प्रथम 5 विषम संख्या क्या क्या हो जाएगा, तो 1 बोल देते हैं, 3 बोल देते हैं, 5 बोल देते हैं, 7 बोल देते हैं और 9 बोल देते हैं, ठीक है। ये प्रथम 5 विषम संख्या है, इसका माध्य पूछा है। तो इसका माध्य के लिए हम क्या कहते हैं, टोटल संख्या को हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। सबको जोड़ कर जितना संख्या उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो देखिए आप लोग जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 1 3 कितना हो जाएगा 4, 4 5 कितना 9, 9 7 16, 16 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 डिवाइड बाय 5 तो कितना हो जाएगा 5। तो मतलब इसका जो 5 प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपी तथा टी क्यू किसी बाह्य बिंदु से, टी एक वृत्त है जिसका केंद्र हो, ठीक है। कोई एक वृत्त हम बनाते हैं, ठीक है, ये वृत्त को बना दिए, यहाँ से कोई एक ये केंद्र ओ है, ठीक है। तो वहाँ पे बोला कि ये एक टी कोई बाह्य बिंदु है, ये टी क्या है, एक बाह्य बिंदु हम बोल दिए, ठीक है। टी एक बाह्य बिंदु है, ठीक है। देखिए फिर से मान दे, ये वृत्त है, वृत्त का केंद्र ओ है, यहाँ पे एक टी बाह्य बिंदु है। यहाँ से बोला है कि टीपी और टी क्यू, ठीक है। यहाँ से हम 2 स्पर्श रेखा खींच दिए टीपी और टी क्यू, तो इसको हम लोग पी बोल दिए, इसको हम लोग क्यू बोल दिए, ठीक है। तो ओ पे खींची गई 2 स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि पी ओ क्यू, ठीक है, पी ओ क्यू, ठीक है। ये कितना है, तो लोग पी ओ क्यू कितना है, तो ये 120 डिग्री है, ठीक है, 120 डिग्री है। तो इसमें से पूछा है ओ टी पी, मतलब ठीक है ओ टी पी, ठीक है, ये एंगल पूछा है, ठीक है। ओ टी पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है। ओ टी पी कितना हो जाएगा, तो बताइए ओ टी पी कितना हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पे से एक बीच लाइन में ड्रॉ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो कैसे निकलेगा, तो देखिए आप लोग जानते हैं कि जब कोई भी वृत्त पर स्पर्श रेखा स्पर्श करती है तो कितना 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो 90 और 60 कितना हो जाएगा, 150, और त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना, तो 180, तो 90 और 60 कितना हुआ 150, तो ये कितना हो गया 30 डिग्री, ठीक है। जब ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है, ये 30 डिग्री हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग को ओटीपी पूछा था, ओटीपी, ठीक है। ये एंगल पूछा था, तो ये एंगल हम लोग को निकल गया 90 और 60 150, ये कितना हो गया 30, तो 180 हो गया। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 30, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गोले का वक्रपृष्ठ, ठीक है, किसी गोले का वक्रपृष्ठ आप लोग से दिया गया है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोग दिया गया। तो उसका त्रिज्या आप लोग से पूछा गया, बताइए उसका त्रिज्या क्या हो जाएगा। उसका त्रिज्या हम लोग कैसे निकालेंगे, तो गोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो गोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी बोलते हैं, तो इसका 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग को 144 पाई दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और 4 को भी हम लोग इधर करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 144 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर। देखिए 144 हम लोग इसको डिवाइड करने के बाद आर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट में हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 25 और ये 10 35 और एक 36 बार में कट जाएगा, ठीक है। 36 इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो आर स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर को इधर हटाएंगे तो रूट में हो जाएगा, तो रूट 36 इक्वल टू आर। तो बताइए आर का वैल्यू कितना निकल के आ गया, तो आर का वैल्यू कितना 6, आर का वैल्यू हम लोग का 6 निकल के आ गया। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 5 4 3 2 3 1 3 का बहुलक आप लोग से पूछा है, ठीक है। इसका बहुलक आपका क्या हो जाएगा बताइए। तो बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट संख्या है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बहुलक। तो देखिए इसमें 3 की संख्या आप लोग को बहुत ज्यादा बार नजर आ रहा होगा 4 बार, ठीक है। तो इसलिए इसका बहुलक क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और संख्या देखिएगा तो 1 बार 2 बार ही है, लेकिन 3 सबसे ज्यादा बार है तो इसलिए इसका बहुलक 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, के किस मान के लिए समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक तथा असमान है, बताइए।
मूल अवास्तविक समान है, के किस मान के लिए है समीकरण का मूल अवास्तविक समान है, तो बताइए के का वैल्यू किसके लिए होता है, तो मूल वास्तविक और असमान कब होता है, तो मूल वास्तविक और असमान कब होता है, जब डी का वैल्यू 0 से बड़ा होता है, ठीक है, डी का वैल्यू क्या होता है 0 से बड़ा होता है, तब क्या होता है मूल वास्तविक और असमान होता है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। तो असमान होता है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो कब होता है जब डी का वैल्यू जो 0 से वो बड़ा होता है, तो डी का वैल्यू 0 से कब बड़ा होगा तो मूल वास्तविक और असमान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू के इक्वल टू 4, ठीक है, जब के का वैल्यू जो है वो 0 से जब बड़ा होगा, ठीक है, डी का वैल्यू, तभी वो क्या हो जाएगा वो वास्तविक और असमान होगा। तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो के का वैल्यू है 4 से बड़ा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, के का वैल्यू से बड़ा होगा 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3.27 के ऊपर बार है, ठीक है, तो ये क्या है, ये कौन सी संख्या है, तो ये कौन सी संख्या है बताइए, तो ये कौन सी संख्या है 3.27 के बार, ठीक है, मतलब ये संख्या रिपीट हो रहा है, मतलब 3.272727, ठीक है, रिपीट, ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है, क्या है परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, परिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है, तो इसका पहला पद क्या हो जाएगा, कोई एक समांतर श्रेणी का छठा पद, ठीक है, हम लोग छठा पद A6 बोल देते हैं, कितना है वो 13 है, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A+5D, ठीक है, तो इसको हम लोग इक्वेशन बल बोल दिए। इसी प्रकार क्या बोला है, जो 12वां पद A12वां पद कितना है, ये 25 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A+24D, ठीक है, इसको इस तरह लिख सकते हैं, इक्वेशन 2 बोल दिए। जब हम लोग देखिए यहाँ से हम लोग पहला पद निकालना है, तो हम लोग बोल सकते हैं इक्वेशन 2 - 1, ठीक है, इक्वेशन 2 - 1 जब हम लोग करेंगे तो देखिए 2 - 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 - 13 कर देते हैं, इधर कितना करेंगे तो इधर देखिएगा, तो इधर आप लोगों को कितना हो जाएगा, तो इधर आपका 6D हो जाएगा, सॉरी डी, यहाँ पे कितना 12वां पद पूछा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11D, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों में से माइनस जब करेंगे तो 11 में से 5 जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6D, ठीक है 6D। तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 25 में से 13 जाएगा तो 12, तो यहाँ कर देते देखिए, तो क्या हो जाएगा 12 माइनस, ठीक है, सॉरी 12 = 6D, ठीक है, 25 में से 13 जाएगा तो 12 बचेगा, तो 6 दूनी 12, डी का वैल्यू हम लोग को कितना निकल के आया 2 निकल के आएगा। जब डी का वैल्यू हम लोग को 2 निकल के आया, तो जब डी का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में रखते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1 में डी का वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा 13 = A+5D, ये इक्वेशन 1 था, इससे जब डी का वैल्यू हम लोग रखेंगे तो क्या हो जाएगा 13 = A+5 × 2, तो देखिए 5 दूनी 10 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 13 - 10 = A, तो A का वैल्यू कितना निकल के आएगा, A का वैल्यू 3, मतलब पहला पद जो आपका यही है वो पहला पद क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, के किस मान के लिए समीकरण निकाय, ठीक है, के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y = 3 तथा 5x + k = 15 के अनंत हल हैं, बताइए अनंत हल है तो क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, के का वैल्यू अनंत हल के लिए क्या निकलेगा, तो हम लोग देखिए a1/a2 = b1/b2 करते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा a1 कितना 1 है और a2 कितना है तो 5 है और b1 कितना है तो 2 है, देखिए यहाँ पे 2 है और b2 कितना है k है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा k = 10, ठीक है, k = 10 आप लोग का आंसर निकल गया, तो 10 आप लोग का ऑप्शन बिल्कुल भी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम चलते हैं, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें, ठीक है, यदि समांतर चतुर्भुज को है उसके सभी जो भुजा है वो एक वृत्त को स्पर्श करे तो समांतर चतुर्भुज क्या हो जाएगा, तो समांतर चतुर्भुज क्या हो जाएगा, तो समांतर चतुर्भुज क्या हो जाएगा सम चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। आप लोग समांतर चतुर्भुज एक बना लीजिएगा, ठीक है, समांतर चतुर्भुज बनाइएगा, उसमें वृत्त के सभी स्पर्शक को स्पर्श कीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा सम चतुर्भुज बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बहुपद जो दिया गया है इतना उसको अल्फा बीटा, तो अल्फा × बीटा मतलब शून्याङ्कों का गुणनफल आपसे पूछा गया है, तो शून्याङ्कों का गुणनफल क्या होता है, शून्याङ्कों का गुणनफल क्या होता है c/a होता है, तो c कितना है इसमें से, तो c कितना है -6 है, ठीक है, -6, ए का वैल्यू कितना है 1 है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा -6, ठीक है, अल्फा × बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा -6, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो, ठीक है। आप लोग को एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, आप लोग एकदम इतना इजी क्वेश्चन रहता है फिर भी आप लोग गलत कर देते हैं, क्योंकि आप लोग को इसका बनाने का विधि आप लोग को नहीं पता, इसलिए आप लोग हम सॉल्यूशन सहित आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं और आप लोग को सब्जेक्टिव भी करवाएंगे, इसलिए आप लोग बोलते हैं वीडियो में लास्ट तक बना रही कीजिएगा ताकि आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। और आप लोग को एग्जाम में आप लोग समझ लीजिए, आप लोग प्रीवियस ईयर देखे होंगे और मॉडल पेपर भी जारी होगा तो देखिएगा आप लोग को इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, आप लोग को इसी तरह का रहेगा, बस आपका डिजिट चेंज रहेगा, पैटर्न आप लोग का सेम ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है, दो वृत्त है उसका क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उसका त्रिज्या का अनुपात पूछा, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पहले आप लोग बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है, ठीक है, πr², तो वृत्त का क्षेत्रफल का जो अनुपात है मतलब कि
ये यहाँ पे दिया गया 4:1, तो इसका हम यहाँ लिख सकते हैं पाई R1 का स्क्वायर बटा पाई R2 का स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल आउट, तो देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा, तो √4 बटा √1 इक्वल टू R1/R2। बताइए √4 किसका वर्गमूल है? 2 का। √1 को हम लोग 1 लिख सकते हैं, तो R1/R2। तो यहाँ से देखिए R1:R2 कितना निकल के आ गया हम लोग को? जो 2:1, ठीक है, 2:1। ऑप्शन नंबर किस में है? तो ऑप्शन नंबर देखिए आप लोग को, तो बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 2:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दो समरूप त्रिभुज के दो संगत भुजा है, ठीक है, कोई दो समरूप त्रिभुज है, उसका दो संगत भुजा जो है वो 3:5 के अनुपात में है। तो इन त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा? ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा? इसी प्रकार 3 का स्क्वायर कर देंगे और 5 का स्क्वायर करने कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। तो 9:25, 9:25 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्तीय तल में स्थित बिंदु 3, -4 के कोटि का मान, ठीक है, आप लोगों को कोटि या भुज बिल्कुल जब ये क्वेश्चन याद करके रखना, ठीक है। तो कोटि इसमें से पूछा है, तो कोटि कितना हो जाएगा? तो बताइए एक्स वाले टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं, और वाई वाले टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कोटि पूछा, तो कोटि कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। बहुत ही क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, -4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, cosec 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? cosec 45 डिग्री, ठीक है। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू को तो आप लोग एकदम याद करके रखना, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू को तो आप लोग एकदम याद करके जाना, एग्जाम में आप लोग को इससे बहुत हेल्प मिलने वाला है, क्योंकि आप लोग का सब्जेक्टिव में भी अगर आता है क्वेश्चन तो आप लोग आसानी से उसका वैल्यू पुट करके आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो 19 का करेक्ट आंसर बताइए, cosec 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? cosec 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √2 होता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, √2। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा 19 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा परिमेय नहीं है? इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा परिमेय अपरिमेय नहीं है, मतलब वो परिमेय संख्या है, ठीक है। ये पूछा है, आप लोग क्वेश्चन को अच्छे तरह से पढ़ना है एग्जाम में। यहाँ पे कि निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, मतलब वो कौन सा संख्या जो परिमेय संख्या है इस ऑप्शन में। तो पहला देखिए आप लोग, तो पहला देखिए क्या है? √64 बटा √81 है। तो बताइए √64 किसका वर्गमूल होता है? तो √64 8 का होता है, और 81 किसका होता है? 9 का, ठीक है। तो ये देखिए 8 और 9, तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर पहला है देखिए सही हो गया। √2/2 √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। √21/35 भी अपरिमेय संख्या है। √3 √2 भी एक अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ये परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है, तो इसका आयतन बताइए। बेलन का आयतन क्या होता है? आप लोग हमेशा बोलते हैं एकदम बिल्कुल आपको फॉर्मूला याद करके रखना है। तो बेलन का आयतन क्या होता है? तो बेलन का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, ठीक है। बेलन का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये बेलन का आयतन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। किसी भी घटना का जो प्रायिकता होगा उसका अधिकतम मान कितना हो सकता है? तो अधिकतम मान 1 हो सकता है, ठीक है। 1 से ज़्यादा कभी भी प्रायिकता नहीं होगा। प्रायिकता जब भी होगा तो 1 के बराबर या 1 से कम ही होगा, 1 से ज़्यादा कभी प्रायिकता नहीं होता। तो अधिकतम प्रायिकता के लिए कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो एक असंभव मतलब वो संभव घटना नहीं है, तो उसकी प्रायिकता क्या हो सकती है? तो उसकी प्रायिकता क्या हो सकती है? उसकी प्रायिकता 0 हो सकती है, ठीक है। एक असंभव घटना के लिए प्रायिकता 0 हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब असंभव घटना की प्रायिकता पूछा जाए तो वो 0 होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग को मालूम ही नहीं है कि उसका प्रायिकता कितना होता है, उसका 0 हो जाएगा। यदि 15 cot थीटा इक्वल टू ए 15 cot थीटा ए इक्वल टू 8 है, तो साइन ए का मान पूछा है, ठीक है, साइन ए का मान। तो बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय आप लोग को लिखाना है। cot थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा क्या होता है? तो लंब बटा आधार होता है। तो बताइए cot थीटा क्या होता है? आधार बटा लंब हो जाएगा। तो आधार 15 और लंब 8, तो कर्ण निकल के आ जाएगा कितना? 17। तो बताइए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है? 8 और कर्ण कितना? 17। तो 8/17 आपको ऑप्शन किसी में दिख रहा है? तो हाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, डी 24 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या हो जाएगा? बताइए बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या हो जाएगा? तो मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए हम आप लोग को फॉर्मूला दिए थे क्या? x² + y²। जहां भी मूल बिंदु से पूछे आप लोग को ये फॉर्मूला निकालना है दूरी के लिए, x² + y²। मूल बिंदु क्या आता है? 0,0, ठीक है। तो आप लोग ये फॉर्मूला लगा देना, x² + y²। x कितना है? तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? बताइए। देखिए 4 + 9 कितना निकल के आ गया? √13, ठीक है। √13 मूल बिंदु से दूरी निकल के आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 है, ठीक है। कोई एक दो समांतर रेखा, ठीक है, यहाँ पे हम डायग्राम बनाते हैं। देखिए कोई दो समांतर ये रेखा है, इसका जो बीच का जो दूरी है ये 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। 14 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी है।
तो एक वृत्त जो दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है, मतलब एक वृत्त है ये दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है, मतलब इस रेखा को भी इस रेखा को स्पर्श करता है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? तो बताइए, ये पूरा व्यास जो है वो 14 हो जाएगा। जब ये पूरा 14 है तो ये भी व्यास 14 हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं व्यास का जो आधा होता है त्रिज्या होता है। तो बताइए वृत्त का जो व्यास का आधा त्रिज्या, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? r/2। तो r हम लोग को कितना है? 14। तो 14/2 कितना निकल के आएगा हम लोग को? 7। त्रिज्या हम लोग को कितना निकल के आएगा? 7 निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि cos a इक्वल टू 1/2, ठीक है, cos a इक्वल टू 1/2 है तो 1 - 2 cos स्क्वायर a का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो देखिए cos का वैल्यू है, cos का वैल्यू हम लोग को दिया गया, तो बस आपको यहाँ पे पुट कर देना है। तो 1 - 2 cos का वैल्यू कितना? 1/2। यहाँ पे cos स्क्वायर है तो 1/2 को हम लोग स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 1 - 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा? इंटू 1/4। तो देखिए 2 दूना 4 कितना निकल के आएगा? 1 - 1/2। यहाँ से 2 LCM लीजिएगा आप लोग, तो क्या हो जाएगा? 2 - 1। आंसर कितना है? 1/2। ठीक है, 1/2 निकल के आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो गया, 1/2। ठीक है, आप लोग को एकदम इतना इजी क्वेश्चन आता तो आप लोग आसानी से वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, cot 90 - थीटा। ठीक है, आप लोग देखिए, आप लोग सभी वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा रहता है, बस डिजिट चेंज है। तो आप लोग को एग्जाम में भी इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आप लोग डरना बिल्कुल भी नहीं, आप लोग को एग्जाम में भी इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, बस आपका डिजिट चेंज रहेगा, पैटर्न आप लोग का सेम ही रहेगा। हमेशा आप लोग को वीडियो में बोलते आ रहे हैं, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बनिएगा, ताकि एक भी क्वेश्चन को आप लोग अगर सारा वीडियो देख लेते तो आप लोग इस सभी क्वेश्चन को आप लोग रट जाइएगा। ठीक है, आप लोग देखते ही आंसर करने लगिएगा। तो बताइए cot 90 - थीटा किसके बराबर है? तो cot 90 - क्या हो जाएगा? tan थीटा। ठीक है, tan थीटा के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, tan थीटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी त्रिभुज ABC में एंगल A जो है 90 है और BC 13 है और AB 12 है, तो AC का मान पूछा है। ठीक है, ये देखिए कोई एक ट्रेंगल है, इसे जो बोल रहा है क्या है? एंगल A। ठीक है, हम एंगल A, ये एंगल A बोल दिए, ये 90 है। ठीक है, तो B और C का वैल्यू बोला है। ठीक है, तो हम इसको B बोल देते, इसको हम लोग B बोल देते हैं, इसको हम लोग C बोल देते हैं। तो एंगल A 90 है तो BC का वैल्यू, इसका वैल्यू 13 है और AB कितना है? 12 है। तो इसका वैल्यू, AC का वैल्यू पूछा है, तो AC का वैल्यू हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाना है यहाँ से। तो पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगाएंगे? AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट क्या हो जाएगा? तो BC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। ठीक है, ये लगा देंगे अंदर। तो देखिए BC का स्क्वायर, BC कितना है? तो BC 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169 और 12 का स्क्वायर 144, कितना आ जाएगा? अंडर रूट 25। तो बताइए रूट 25 किसका वर्गमूल? 5 का। तो AC का वैल्यू हम लोग, इसका वैल्यू कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर से इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, AC का वैल्यू 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? बताइए किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो बताइए, ये क्वेश्चन में बहुत बार हम आप लोग को बताए हैं, क्या हो जाएगा? किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो दशमलव प्रसार शांत के लिए हम क्या बोलेंगे कि आप लोग को यहाँ पे हर में चले जाना, अंश को आप लोग को बिल्कुल भी नहीं देखना है। ठीक है, ऊपर में क्या रहता है? अंश, नीचे क्या है? हर। तो अंश को बिल्कुल नहीं देखना, हर में आप लोग को आना है। हर में अगर देखिएगा तो कंडीशन का फॉलो करता है 2 और 5 के टर्म में हो नीचे। ठीक है, तो ये क्या है? ये शांत कहला जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप पहला क्वेश्चन में हम चलते हैं, देखिए 3 ऊपर असाइन 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2। तो देखिए ऊपर हो गया 3 गुना 2 पे पावर क्या हो गया? 3। तो ये क्या है? 2 के टर्म में आ रहा है, ये शांत हो जाएगा। नेक्स्ट इसी प्रकार देखिए 15 को हम लोग देखते हैं, तो 6/15 को क्या हो जाएगा? 6 देखिए 3 गुना 5, तो देखिए 3 आ गया, तो ये बिल्कुल भी शांत नहीं है, ये अशांत हो जाएगा। इसी प्रकार 343 को देखिएगा, 1536 को देखिएगा, तो ये 2 और 5 के अलावा भी कोई टर्म से वो मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए ये सभी क्या है? ये अशांत है। तो इसका करेक्ट आंसर शांत क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 3/8 क्या है? एक शांत प्रसार है। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में आप लोग को 30 क्वेश्चन, ठीक है, 30 MCQ क्वेश्चन करवाएं, जो कि काफ़ी ही सही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सभी विद्यार्थियों के लिए था जो कमजोर हैं, तो उनके लिए तो काफ़ी ये सभी वीडियो महत्वपूर्ण है। तो क्योंकि आप लोग का फर्स्ट दिन, ठीक है, फर्स्ट दिन आप लोग का 14 फरवरी को ही आप लोग का मैथ है। तो मैथ में आप लोग अगर बहुत सारे विद्यार्थी लोग डरते हैं, तो बिल्कुल भी डरना नहीं है। अगर आप लोग ये सभी क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप लोग का एक भी MCQ छूटने वाला नहीं है। और सब्जेक्टिव की बात करें तो आप लोग सब्जेक्टिव का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और गेसिंग क्वेश्चन देंगे। तो आप लोग इस चैनल के साथ बने रहिएगा, और सभी सब्जेक्ट को अगर अच्छे ढंग से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल के साथ बने रहिएगा और सारे वीडियो को देखते रहिए डेली लाइव 7 PM में। ठीक है, तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।